जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट चाइना की PL-15 मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अब इस चीनी मिसाइल का जो डेटा है उसका पहला एक्सेस जापान को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि भारत को हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा दागी गई PL-15 मिसाइल सही हालत में मिली है और इन्हीं मिसाइलों का भारत अभी एनालिसिस कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि जापान पहला वो देश होगा जिसको इसका डेटा एक्सेस दिया जाएगा। ये मिसाइल दोस्तों पंजाब के होशियारपुर में मिली थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। PL-15 जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे कि काफी एडवांस मिसाइल माना जाता है। इसकी रेंज हालांकि एक्सपोर्ट वेरिएंट की 145 है, लेकिन जो चाइना के पास एक्चुअल में है उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। हालांकि पाकिस्तानियों ने जब इस मिसाइल को भारत के ऊपर दागा तो उसी दौरान भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने इन मिसाइलों को जैम कर दिया, इसलिए वो अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि भारत के पास अब इस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सीकर मौजूद है। और यहाँ पर जापान को ये एक्सेस इसलिए भी दिया जा रहा है, पहला तो भारत और जापान की अच्छी दोस्ती है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना खास करके जापान को परेशान करता है और इसीलिए ये PL-15 का डेटा जापान को अगर मिल जाता है, जो कि दिया जा रहा है, तो इससे चाइनीज टेक्नोलॉजी को समझने में जापानियों को बड़ी मदद मिलेगी, जिससे कि जापान अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और बेहतर कर सकता है। और इवन जापान अपनी खुद की AM-4B मिसाइल बना रहा है, उसे और बेहतर बना सकता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत को भी एक बड़ा फायदा होगा। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इस डेटा को एनालिसिस करके भारत अपनी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 मिसाइल प्रोग्राम को और ज्यादा एडवांस कर सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की भी बातें सामने आ रही है। मतलब साफ है कि इन मिसाइलों की कमजोरियों को ढूंढना और फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को और बेहतर करना, ये सबसे पहला जो उपाय है वो किया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो कि 5 आइज हैं, उन्होंने प्लस फ्रांस, ताइवान और दक्षिण कोरिया ने भी इस डेटा को भारत से मांगने की कोशिश की है। हालांकि पाकिस्तान की इस लापरवाही से चाइना जरूर टेंशन में होगा। वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी अब जल्द ही दुश्मनों की निगरानी करने वाले ड्रोन्स को खरीद रही है। मतलब साफ है कि जंग के मैदान में अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना और हमारे सैनिकों को ज्यादा सुरक्षित और सटीक बनाना है। और ये ड्रोन्स दुश्मनों की न केवल गतिविधियों पर नजर रखेंगे, बल्कि रियल टाइम जानकारी देंगे, टारगेट को पहचानेंगे, सटीक हमले करने में मदद करेंगे। इवन दुश्मनों के मूवमेंट, इलाके के हालात और किसी भी तरह के खतरे को ये पहचान सकते हैं। हालांकि ये जो ड्रोन्स है उन्हें खास तौर से लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए मंगवाया जा रहा है और इवन इनका इस्तेमाल पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी किया जाएगा। और ये स्टेप इंडियन आर्मी ने अपनी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, जिसे कि IBG कहते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी के तहत अपनाया, ताकि तेजी से और काफी फुर्ती से फैसले लिए जा सके और दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। और इंडियन आर्मी की स्पेशल रिक्वायरमेंट है इन ड्रोन्स को लेकर, और इन ड्रोन्स में कुछ खास फीचर होने ज़रूरी है, जैसे कि रात और दिन दोनों में काम करने वाले कैमरे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम होने चाहिए, जिन्हें कि ग्राउंड स्टेशन और कंट्रोल रूम तक पहुंचा सके, साइज में छोटे हो और पोर्टेबल हो। इवन इनका एंड्योरेंस टाइम 60 से 120 मिनट का होना चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो पब्लिक डोमेन पे नहीं आती है, पर इंडियन आर्मी अपनी तैयारियों को बढ़ा रही है। एक और बड़ी अपडेट भारत और रशिया को लेकर आ रही है। दरअसल भारत और रशिया एडवांस एंटी स्टेल्थ कंटेनर एस रडार सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसे कि भारत और रशिया तैयार करेंगे। और ये रडार खास तौर से दुश्मनों के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और उनकी मिसाइलों को शिकार बनाएगा। और ये जो कंटेनर S-29B6 है, ये एक एडवांस ओवर द होराइजन रडार सिस्टम है। इस रडार की रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब साफ है कि इतनी रेंज में कोई बैलिस्टिक मिसाइल या स्टेल्थ फाइटर जेट आए तो उसे तुरंत रोका जा सकता है। ये रडार हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है और ये रडार दोस्तों जमीन की सतह के साथ सिग्नल भेजकर हवा में बहुत दूर तक की गतिविधियों को आसानी से ट्रैक कर सकता है। रशिया के पास तो ऑलरेडी ये रडार ऑपरेशनल भी है। और भारत को ये रडार दोस्तों इसलिए भी चाहिए क्योंकि चाइना का J-20 और फिर पाकिस्तान का J-35A ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स है और जो ट्रेडिशनल रडार्स होते हैं वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को नहीं डिटेक्ट कर सकते, लेकिन कंटेनर S जैसी टेक्नोलॉजी से भारत लंबी दूरी से इन्हें डिटेक्ट कर सकता है। और इससे ऑब्वियस सी बात है, भारत की अर्ली वार्निंग क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। कंटेनर S रडार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है। स्टेल्थ और बैलिस्टिक मिसाइलों को ये पकड़ सकता है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्यों की निगरानी कर सकता है और इसका मॉड्यूलर डिजाइन है। इवन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की क्षमता भी इस रडार में। कहा यह जा रहा है कि इस सौदे को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत किया जा सकता है। इसके अलावा वोरनज OTH रडार को लेकर भी बातचीत चल रही है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कंटेनर S भारत के पास आ जाता है तो ये गेम चेंजर होगा डेफिनेटली। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों भारत और रशिया ने अब ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बातचीत काफ़ी तेज कर दी है। मतलब साफ है कि अब इस पर काम तेजी से किया जाएगा। मतलब साफ है कि ब्रह्मोस 2 को भारत और रशिया दोनों मिलकर बनाएंगे। ये एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी स्पीड मैक्स 6 तक होगी
और ये मौजूदा ब्रह्मोस से कई गुना तेज होगी। यहाँ पर ब्रह्मोस 2 की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होगा, मतलब साफ है कि ज्यादा रफ्तार मिलेगी, वजन कम होगा और रेंज अधिक होगी। वहीं रशिया के पास ज़िर्कॉन मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है। इसकी स्पीड मैक 9 है। हालांकि कहा जा रहा है कि ज़िर्कॉन की भी कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत और रशिया ब्रह्मोस 2 को तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि डीआरडीओ ने दोस्तों अभी हाल ही में स्क्रैमजेट इंजन का एक टेस्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अपडेट में बताया था, और ये टेस्ट जो था वो 1000 सेकंड तक चला था। मतलब साफ है कि भारत इस मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट इंजन को खुद से डेवलप करना चाहता है, यानी कि हम ज़िर्कॉन पर निर्भर नहीं रहेंगे, बाकायदा हमारा खुद का डिज़ाइन होगा। और इवन ये फैसला भारत ने इसलिए भी लिया क्योंकि रशिया ने शुरू में दोस्तों टेक्नोलॉजी देने से भारत को मना किया। वो हमारे साथ स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता था, और इवन इस मिसाइल की लागत काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब मौजूदा ब्रह्मोस से तो लगभग 2 गुना से अधिक मान सकते हैं आप। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जिस तरीके से हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ वर्ल्ड में शुरू हो चुकी है, और ऐसे में रशिया, चाइना और इवन अमेरिका भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत भी पीछे ना रहे तो कोई ना कोई रास्ता तो फिलहाल हमें अपनाना होगा। भले ही हम रशिया के साथ, जिसे हमने ब्रह्मोस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, ऐसी ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट को भी हम साथ में शुरू कर सकते हैं। इवन दोस्तों इसके भी अलग अलग वेरिएंट होंगे ब्रह्मोस 2 के। इसे एलसीए तेजस और सुखोई 30 MKI से भी दागा जा सकता है। वहीं प्रोजेक्ट कुशा को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, और ये कहा जा रहा है कि भारत का ये जो नेक्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो S-400 को टक्कर देगा और S-500 जैसा ये बन सकता है। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट कुशा को काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, और ये लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम होगा। फिलहाल प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 तरीके की मिसाइलें डेवलप की जा रही हैं, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर। और ये एयर डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को निपटा सकता है। और दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा इसलिए भी खास है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई आपका सगा नहीं होता है, कब बदल जाए सुर हमें नहीं पता। अगर ये सिस्टम देश में बनता है तो इससे हमारी विदेशी सिस्टम पर निर्भरता कम होगी, और इवन सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी ये भारत के लिए होगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, भारत ने रशिया के साथ जो 5 S-400 स्क्वाड्रन की डील की वो लगभग 43,000 करोड़ के आसपास है, जबकि प्रोजेक्ट कुशा की 5 स्क्वाड्रन करीबन 21,700 करोड़ रुपए के आसपास आएंगी। तो आप ये देखिए ना, ये गैप कितना ज़्यादा हो रहा है पैसों को लेकर भी, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता को इससे तो बढ़ावा मिलेगा ही। इवन भारत प्रोजेक्ट कुशा के फेज 2 पर भी काम करेगा। फेज 2 में तो और ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें होंगी, शायद 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी ये तय कर सकते। मतलब साफ है कि भारत S-500 की तरह हाइपरसोनिक हथियारों का मुकाबला करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा के सेकंड फेज को भी शुरू करेगा, और प्रोजेक्ट कुशा का AI बेस्ड कमांड सिस्टम होगा। इसके अलावा भारत शॉर्ट फिश रडार की रेंज को 1500 किलोमीटर तक अपग्रेड भी कर रहा है। बहुत चीजें दोस्तों, भारत एक सुरक्षा कवच चाहता है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, और ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों को भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत का BMD प्रोग्राम पहले से तैयार है। उसी टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट कुशा के इंटरसेप्टर बनाए जा रहे हैं। तो चीजें हैं कि इससे टाइम और कॉस्ट दोनों बचेगी। और ये प्रोजेक्ट कुशा भी दोस्तों हमारे आकाश बराक 8 S-400 से जुड़ा हुआ होगा, ताकि एक मजबूत हवाई सुरक्षा कवच बनाया जा सके। जिसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड ने 4 ट्विन इंजन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है। ये चारों हेलीकॉप्टर, जैसे मैंने बताया, कि हैवी लिफ्ट क्षमता वाले होने चाहिए, यानी कि हर हेलीकॉप्टर में कम से कम ट्विन इंजन लगे होने चाहिए। इनका इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशंस, पेट्रोलिंग, इसके अलावा इमरजेंसी कंडीशंस में किया जाएगा। इवन भारी सामान और सैनिकों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाएगा। जरूरत इसीलिए भी है भारत को इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि भारत का समुद्री इलाका आपको मालूम है काफी बड़ा है, इसलिए कोस्ट गार्ड अपनी डिप्लॉयमेंट को तेज करना चाहती है, और ये हेलीकॉप्टर ऑल वेदर काम करने वाले होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने माइन काउंटर मेजर वेसल्स, जिन्हें कि MCMVs कहा जाता है, उसे तैयार करने को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी काफी देरी हो चुकी है, और ये जो माइन स्वीपर शिप्स हैं, ये खास तरीके के शिप्स होते हैं जो कि समुद्र में बिछाए गए खतरनाक माइंस, जैसे कि बारूदी सुरंगें, इन्हें ये ढूंढने का काम करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं, ताकि हमारे बाकी के जो नौसेना के जहाज हैं वो सुरक्षित रह सके। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 12 माइन स्वीपर जहाज भारत में ही तैयार किए जाएंगे, और ये प्रोजेक्ट करीबन 44,000 करोड़ रुपए का होगा। बाकायदा इस खरीद को फाइनल करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास अब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे साइन होगा तो उसके बाद पहला MCMV बनने में कम से कम 7 से 8 साल लग सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भारत के पास कोई एक्टिव MCMVs नहीं है, इसीलिए इनकी खरीद और इनको देश में बनाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। वहीं दोस्तों, NIA ने एक CRPF के कर्मी को पकड़ा है जो कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था, और अब ये देखिए ये बंदा CRPF का है। इस आरोपी का नाम है मोतीराम जाट, जो कि पाकिस्तानियों को एक्टिवली जानकारी दे रहा था, और इवन आपको मैं बता दूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो भी गोपनीय जानकारी थी उसे पाकिस्तान के अधिकारियों को शेयर कर रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि इसे कई तरीके से पैसे भी दिए जा रहे थे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की तरफ से, लेकिन
फाइनली ये पकड़ में आया और इसे जेल भेज दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आम आदमी तो इन पाकिस्तानी हनी ट्रैप में तो फंस जाता है, लेकिन दोस्तों अगर जिस बंदे ने अपने देश का नमक खाया, जिस बंदे ने अपने देश की सेवा की कसम खाई है, वही अगर ये काम करे तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। वहीं दोस्तों अमेरिका का एक बार फिर से यही रूप देखने को मिला, जो कि बताता है कि ये ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं है। अमेरिकी कंपनी जी ने अब LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए GE404 इंजन की डिलीवरी को स्थगित कर दिया है। अब कहा ही जा रहा है कि जुलाई से वो हर महीने 2 इंजन वितरित करेगा। मतलब ये लेट करने का कारण क्या है? क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है ना इनकी। यही वजह है कि अपना स्वदेशी इंजन अगर होता तो ये सब चीज़ें हमें सहनी नहीं पड़ती। वजह साफ है कि कावेरी इंजन के लिए फंडिंग इकट्ठा की जाए, झोंक दी जाए पूरी ताकत। जब आपको मालूम है कि भैया कावेरी इंजन अगर आपका खुद का डेवलप हो जाएगा, आपकी 90% जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंजन को लेकर वो कंप्लीट हो जाएगी। बट कब जागेगा ये महकमा, कब जागेगी हमारी भारत सरकार? वहीं दोस्तों कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर की, जो कि 7 मई को किया गया था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारी कैसे आर्म फोर्सेस लगातार इस पूरे प्रोग्राम पर लाइव नजर रख रही थी। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।